So, hello my dear JETARs, myself Daksh and I welcome you all to this amazing channel of Gaurav Roy. तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले जेई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट के PYQs ऑफ टू टॉपिक्स. फर्स्ट इज हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स एंड सेकंड इज अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर. तो हम चालू कर रहे होंगे हेलो एल्कीन्स की PYQs से और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे अल्कोहल फिनॉल के PYQs पे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स. तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 22nd Jan shift उनका क्वेश्चन. So the question goes like given below are two statements. So statement one is CH3O CH2Cl will undergo SN1 reaction though it is a primary halide. तो ये कह रहा है कि भैया SN1 रिएक्शन शो करेगा even though it is a primary halide. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा. बट यहाँ पे SN1 रिएक्शन कैरी आउट हो क्यों रही होगी? तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे जब यहाँ Cl हटेगा इस पर्टिकुलर कार्बन से तो यहाँ मेरे पास प्लस चार्ज बनेगा, राइट? एक सेकेंड. इस तरह से मेरे पास यहाँ पे प्लस चार्ज बन रहा होगा और प्लस चार्ज जो है लोन पेयर एटम के जस्ट पास में बन रहा है. और जब भी लोन पेयर एटम एडजेसेंट होता है किसी भी पॉजिटिव चार्ज के तो वो हाईली स्टेबलाइज्ड होता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग. तो इस वजह से यहाँ पे SN1 रिएक्शन जो है वो फेवर करी जाएगी इंस्टेड ऑफ SN2 इवन दो आर मॉलिक्यूल इज 1 डिग्री, राइट? फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2 में हमें ये मॉलिक्यूल दिया गया है एंड सेज इट विल अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजीली दो इट इज अ प्राइमरी हैलाइड. सॉरी नो, इट विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजीली दो इट इज अ प्राइमरी हैलाइड. ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए प्राइमरी हैलाइड के लिए होता क्या है ना, हमारे पास क्राउडिंग कम होनी चाहिए. बट इस पर्टिकुलर कार्बन पे देखें तो इतना बड़ा एक ग्रुप अटैच्ड है तो इसकी वजह से जो SN2 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होगी वो काफी ज्यादा कम होगी. तो SN2 बहुत ही मुश्किल से हो रही होगी यहाँ पे. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है हमारा. तो हमारे दोनों स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सही आ जाते हैं और हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 22nd Jan shift 2. देखिए हमें यहाँ कोई सा एक एल्काइल ब्रोमाइड दिया गया है. सबसे पहले उसकी रिएक्शन कराई है हमने मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड देन उसका हाइड्रेशन करा दिया है और उससे हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है. अब उनसे पूछा क्या गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ RBr प्रोड्यूसिंग दिस 2 मिथाइल ब्यूटेन कंपाउंड बाय अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इज. तो बेसिकली हमें देखना है कितने तरह के आर पॉसिबल हो सकते हैं. अब देखिए रिएक्शन किस प्रकार हुई होगी उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. ये हमारा RBr था. सबसे पहले हमने इसके ऊपर क्या डाला है मैग्नीशियम Mg. सबसे पहले हमने इसके ऊपर Mg डाला तो यहाँ बना क्या होगा RMgBr. हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेसिकली वो फॉर्म हो जाता है जब भी हम हमारी अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं विथ मैग्नीशियम. और उसके बाद हमने इसका करा दिया है हाइड्रोलिसिस. ओके, हमने पानी डाल के इसका क्या करा दिया है हाइड्रेशन, सॉरी नॉट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन करा दिया है. तो देखिए उससे होगा क्या ना, यहाँ से मिलेगा हमें R माइनस. तो R माइनस तो H के साथ जुड़ के जो भी अपना एल्केन है वो फॉर्म कर लेगा और हमारा जो सॉल्ट है MgBr वो ले लेगा OH माइनस. OH माइनस ले लेगा और ये इस तरह का कंपाउंड बना लेगा. तो हमारा R यहाँ पे कर क्या रहा है, ये सिर्फ H ले रहा है. तो जिस जगह R के ऊपर MgBr वाला ग्रुप अटैच रहा होगा वहीं पर ही हमारे पास H आ रहा होगा. तो हमें देखना है कि इस तरह की कितनी यूनिक पोजीशंस है जहां अगर हम MgBr ऐड कर दे ऑन आर R तो वहां H जोड़ने पे हमें एक डिफरेंट मतलब यही सिमिलर एल्केन मिल रहा होगा. तो देखिए एक पोजीशन तो हो जाएगी हमारी ये वाली जो टर्मिनल पोजीशन है. सेकंड पोजीशन हो जाएगी हमारी ये वाली. यहाँ भी MgBr अटैच करने पे हमें यही वाला कंपाउंड मिल रहा होगा बट वो दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा. फिर तीसरी पोजीशन होती है हमारी ये क्योंकि ये भी एक यूनिक पोजीशन है. और फोर्थ पोजीशन हो जाएगी हमारी ये वाली पोजीशन. तो अगर आप देखें तो इन चारों पोजीशन पे अगर हम MgBr अटैच करते हैं तो अलग अलग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होंगे बट उनकी जब हम रिएक्शन करेंगे H2O से तो हमें ये ही सेम प्रोडक्ट बनते हुए दिख रहा होगा एज आर फाइनल प्रोडक्ट. तो ऐसे कितने RMgBr हो सकते हैं, ऐसे 4 MgBr हो सकते हैं. सो आर करेक्ट आंसर इज 2. oh सॉरी सेकंड ऑप्शन, राइट? करेक्ट आंसर 4 ही है, सेकंड ऑप्शन. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. तो ये है हमारा 22nd Jan shift 2 का क्वेश्चन. सो व्हेन सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द मेजर प्रोडक्ट इज. तो देखिए हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना है कुछ इस तरह से. पहले हम हमारी एक सेकेंड, बहुत ही खराब ये साइक्लोहेक्सेन बन रही थी. मैं रीड्रॉ करता हूँ थोड़ा बेटर तरीके से. तो ये हमारी साइक्लोहेक्सेन है और इसके ऊपर सेकेंडरी ब्यूटाइल है. देखिए उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा. और यहाँ हम क्या करा रहे, ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो अगर आपको याद हो तो बैठ रहा है या जा रहा है, बैठ रहा है या जा रहा है, क्या करना बैठ के, तू तो बात करेगा नहीं भाई. जाना फिर. मुझे कुछ पढ़ा देगा भाई क्रेजी सा.
तो देखिए जब भी हम हमारे हैलोजन के साथ सनलाइट लेते हैं तो ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समवॉट आपके कार्बोकैटायन से सिमिलर ही होती है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कौन से कार्बन पे बन रहा होगा इन सब में से। तो अगर आपको पता हो तो यहाँ हमारे जो 3 डिग्री कार्बन होता है उस पर जब रेडिकल फॉर्म होता है तो उसकी स्टेबिलिटी काफी अच्छी होती है, क्योंकि देखिए इसको ये सभी एल्काइल ग्रुप्स जो है यहाँ से स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है हमारा फ्री रेडिकल यहाँ बन रहा होगा और हमें जो हमारा मेजर प्रोडक्ट मिल रहा होगा वो कुछ इस तरह का मिल रहा होगा। ये हो गया हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप, और यहाँ जो है हमारा इस पर्टिकुलर कार्बन पे 3 डिग्री कार्बन पे फ्री रेडिकल बनने के बाद इस पे ब्रोमीन अटैच हो जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये कौन से ऑप्शन में ऊपर, ऑप्शन नंबर 3 में। सो आर 3 वुड बी आर करेक्ट आंसर। Now moving on to next question, question number 4. It is from 22nd Gen shift 2. So the compound with molecular formula C6H6 which gives only one monobromo derivative and takes up 4 molecules of hydrogen per mole for complete hydrogenation has dash electrons. Okay. आई गेस यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स ये लिखना चाह रहे थे बट आ नहीं पाया, सो पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं। अभी C6H6 देखते ही सबके दिमाग में क्या आता है कि भाई बेंजीन ही होगी ये तो। बट देखिए अगर आप बेंजीन का हाइड्रोजनेशन कराएंगे ना तो इसमें सिर्फ 3 मोल्स ही कंज्यूम होंगे हमारे हाइड्रोजन के, 1 मोल इस डबल बॉन्ड के लिए, 1 मोल इस डबल बॉन्ड के लिए और 1 मोल इस डबल बॉन्ड के लिए। तो इसलिए बेंजीन जो है हमारा यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता है, तो हमें दूसरा कोई मॉलिक्यूल सोचना पड़ेगा, और ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ 1 मोनोब्रोमो डेरिवेटिव दे जब हम उसका ब्रोमिनेशन कराए तो देखिए कुछ इस तरह का हमारा मॉलिक्यूल हो सकता है। अभी आपको हिट एंड ट्रायल से ही सोचना पड़ेगा। देखिए जिसमें हमारे 4 मॉलिक्यूल जो है यूज आ रहे होंगे कुछ इस तरह से। अब आप हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं इनकी वैलेंसीज सेटिस्फाई करने के लिए, बट मैंने आपको एक बेसिक स्केलेटन बता दिया कि हमारा मॉलिक्यूल किस तरह का होगा। अब देखिए यहाँ हमारे 2 मोल हाइड्रोजन की यूज हो जाएंगे और यहाँ एक हाइड्रोजन का मोल ही यूज हो रहा होगा, और ये तीनों जगह मिलके इन टोटल 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम करेंगे फॉर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। ऑल राइट, और देखिए अगर यहाँ आप इनका ब्रोमिनेशन कराते तो ब्रोमिनेशन या तो यहाँ से होगा या यहाँ से होगा, और ये हमेशा मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स ही दे रहे होंगे एक, राइट क्योंकि आप यहाँ अटैक कराइए यहाँ अटैक कराइए, दोनों जगह से हमारे पास सेम वो बन के मिल रहा होगा प्रोडक्ट। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, द कंपाउंड विच गिव्स ओनली 1 मोनोब्रोमो डेरिवेटिव एंड टेक्स अप 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर मोल फॉर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन एज डैश पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, देखिए 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 2 मल्टीपल बॉन्ड्स के बीच और 2 यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर। तो 8 वुड बी आर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is the ascending order of relative rate of solubilisis of the following compounds is। तो solubilisis बेसिकली क्या है ना, you can relate it with the solubility of these compounds in the water। ये कितने ज्यादा कैपेसिटी रखते हैं इजीली डिसॉल्व होने की इन आर वाटर। तो आपको एक मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जितनी भी हमारी एरोमेटिक रिंग्स होती है ना, इनके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, तो जिस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी जो है ना वो काफी अच्छी होती है देन आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एलिफेटिक काउंटर पार्ट्स। ऑलराइट, तो जितनी ज्यादा हमारे पास एरोमेटिक रिंग्स होगी हमारे कंपाउंड में उतनी ही अच्छी हमें उसकी स्टेबिलिटी मिलने को देख रही होगी अप टू अ सर्टेन नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स। अगर उससे ज्यादा कार्बन हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका डिसॉल्व होना या उसको सॉल्वेसिस का कैपेसिटी कम हो जाती है। बट अगर एक सर्टेन अमाउंट तक हमारे पास एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड के अंदर तो उसकी सॉल्युबिलिटी काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही होती है। तो इस वजह से जो हमारा सी है उसकी सॉल्वोलिसिस की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी देन ऑफ कोर्स आर बी। अब देखिए ए और डी के अंदर किसकी सॉल्वोलिसिस ज्यादा होगी, तो इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या देखते हैं ना कि ये वाला जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसके अंदर हमें ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, और ये एक नॉर्मल हमारा एन हेक्सेन है, राइट 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन है, ब्रांच एन हेक्सेन। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा सरफेस एरिया जो है घेर रहा होता है, तो इस वजह से इसका सॉल्वोलिसिस कम होता है। बट ये जो सेम रिंग है हमारे 6 मेंबर की, ये जो रिंग होती है ना एक कम एरिया जो है कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रही होती है, तो इस वजह से इसका सॉल्वोलिसिस ज्यादा हो रहा होता है। तो इसलिए डी और ए में जो ए है उसका सॉल्वोलिसिस ज्यादा हो रहा होगा डी से, तो सबसे कम सॉल्वोलिसिस हो रहा होगा हमारा डी का, और ये है ऑप्शन नंबर 3 और 2 में। फिर उसके बाद ए का ये है हमारा सेकंड ऑप्शन में, एंड देन बी एंड देन सी। तो आर ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So sixth question is from 24th Gen shift 1. So given below are two statements. Statement 1 is the conversion proceeds well in the less polar medium. Okay, so हमें यहाँ पे conversion दिया गया है
ओके, सो यहाँ Cl था, 4 मेंबर्ड कार्बन रिंग है, कार्बन चेन है सॉरी, और सिमिलरली यहाँ OH सब्सटीट्यूट हो गया और Cl माइनस दूर हो गया है। तो ये पूछ रहे कि द कन्वर्जन प्रोसीड्स वेल इन लेस पोलर मीडियम, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि आप देखिए अगर आप इसका ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करते हैं ना, तो ये ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह का बन रहा होगा कि यहाँ बीच में हमारा कार्बन होगा, उसके ऊपर हमारा नॉर्मल C3H7 जो है इस तरह से अटैच्ड होगा, और इसके ट्रांजिशन स्टेट में होता क्या है ना, हमारे पास बॉन्ड फ्यूजन और बॉन्ड फिजन दोनों एक साथ हो रहा होता है। मतलब ये जो Cl है ये भी साथ में रिमूव हो रहा होगा, और यहाँ मेरा जो OH है वो भी एक साथ इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा, नहीं, ऑलराइट। और यहाँ हो जाएंगे हमारे 2 हाइड्रोजन। अब ये वाला जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, इसमें लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इस वजह से ये पर्टिकुलर कन्वर्जन लेस पोलर मीडियम में ज्यादा फेवरेबल होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सिमिलरली देखिए स्टेटमेंट 2 में भी हमें सिमिलर सी रिएक्शन गिवन है, तो इसका भी हम एक बार ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये भी सिमिलर सा ही हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ अगेन C3H7 हमने कर दिया है अटैच, और उसके बाद सेम जैसे प्रीवियस ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड फिजन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों इवेंट्स एक साथ टेक प्लेस कर रहे थे, इसमें भी सिमिलर सी चीज हो रही होगी। और हमारा मॉलिक्यूल है R3N, राइट। और यहाँ नीचे आ जाएंगे 2H टू सेटिस्फाई द वैलेंसी। अब यहाँ जो है हमारे ट्रांजिशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हाई है, क्योंकि देखिए हमारे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो है ही, साथ में इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप्स है, ये तीनों एल्काइल ग्रुप्स काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बाय प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट डिस्पर्स कर रहे होंगे। तो इस वजह से ये वाला जो कन्वर्जन है ना, दैट विल बी फेवरेबल इन मोर पोलर मीडियम, राइट। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी जो है हमारा सेकंड स्टेटमेंट ये हो जाता है करेक्ट, क्योंकि जितना ज्यादा पोलर मीडियम होगा ना, उतनी ही इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स होगी बिकॉज ऑफ द मीडियम इंटरेक्शन, और इतना ही ज्यादा स्टेबल ये ट्रांजिशन स्टेट हमें देखने को मिल रहा होगा। तो इस वजह से दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारे ट्रू निकल के आ जाते हैं। सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी 1। Now moving on to next question. So next question is from 24th Gen Shift 2. So the structure of major product formed in the following reaction is. तो हमें यहाँ पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिया गया है, बेंजीन रिंग है, एक जगह ब्रोमीन है, एक जगह आयोडीन है, और यहाँ एक एलिफेटिक CH2 है और उसके साथ Cl अटैच्ड है, और हमें दिया गया है AgCN। अब आपको पता हो तो AgCN सॉल्ट का जो नेचर होता है वो होता है हमारे पास कोवेलेंट टाइप का, तो ये हमेशा हमें आइसोसाइनाइड बनाते हुए दे रहा होता है, और ये ना तो आई से रिएक्ट करेगा ना तो Br से रिएक्ट करेगा, क्योंकि यह दूसरा कोई एजेंट नहीं है जो कि SNAR रिएक्शन फेवर कर पाए। तो इसलिए हमें यह SN2 रिएक्शन होती हुई दिख रही होगी, तो यहाँ सिर्फ हमारा ये क्लोरीन सब्सटीट्यूट हो रहा होगा और हमें इससे आइसोसाइनाइड बनते हुए दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो AgCN है वो एक कोवेलेंट नेचर शो करने वाला सॉल्ट है। अदरवाइज अगर यहाँ हमारे पास KCN प्रेजेंट होता, क्या प्रेजेंट होता, AgCN की जगह KCN, तो फिर हमें उस केस में साइनाइड बनते हुए दिख रहा होता। बट सिंस यहाँ AgCN है तो यहाँ हमें आइसोसाइनाइड बनते हुए दिखेगा, और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। आयोडीन और ब्रोमीन एज इट इज इंटैक्ट रहे, क्लोरीन गेट सब्स्टिट्यूटेड एज साइनाइड। अरे सॉरी ह्यूज मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, मैंने ऊपर सही बताया था और ऑप्शन गलत मार्क कर दिया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ आइसोसाइनाइड फॉर्म हो रहा होगा बिकॉज ऑफ AgCN, सो ऑप्शन 3 वुड बी करेक्ट आंसर। Now moving on to next question. So next question is from 28 Gen Shift 1. So the products A and B in the following reactions respectively are. सो देखिए हमें वापस से ऊपर जैसी रिएक्शन दी गई है, यहाँ हमें पहले AgNO2 दिया गया है एंड उसके बाद हमें AgCN दिया गया है। तो AgCN तो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था कि ये हमें आइसोसाइनाइड बना के दे रहा होता है, और यहाँ AgNO2 भी जो है कोवेलेंट नेचर रखता है, तो इस वजह से ये हमें नाइट्रो बना के दे रहा होगा, नाइट्रो कंपाउंड हमारा। अगर यहाँ पे KCN होता तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट करता, हमारे बेसिकली ऑक्सीजन अटैच होता हमारे अल्काइल रिंग से, और सब्स्टिट्यूशन में हमें ONO मिल रहा होता। बट यहाँ होगा कुछ नहीं, नॉर्मली हमारा ये जो कंपाउंड है A, इस जब हमारा ये वाला एल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा तो यहाँ सबसे A प्रोडक्ट तो हमें मिलेगा NO2 नाइट्रो वाला। तो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 एंड हमारे ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन थोड़े से अंदर घुस रहे हैं बट आई होप ये विजिबल। ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन 1 में हमारे पास NO2 है। और सेकंड रिएक्शन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस करी थी कि यहाँ हमें आइसोसाइनाइड बनते हुए दिख रहा होता है ड्यू टू कोवेलेंट नेचर ऑफ AgCN। तो यहाँ साइनाइड कौन से ऑप्शन में होगा हमारे पास, इस वाले ऑप्शन में, सॉरी आइसोसाइनाइड फोर्थ ऑप्शन में। सो दिस फोर्थ ऑप्शन वुड बी आवर करेक्ट आंसर, right? Now moving on to next question, question number 9. So it is from 28 January Shift 1. Given below are two statements, again statement based question. So statement 1 is
this particular compound will undergo alkaline hydrolysis at a faster rate than CH is than this compound. अब देखिए यहाँ पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है नाइट्रोजन एंड कार्बन में. अब कार्बन पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता है बट नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो इस वजह से ये एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ज्यादा जल्दी कर पाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. और स्टेटमेंट 2 क्या है, इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस फर्स्ट बाय इन्वॉल्विंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन. तो ये भी बिल्कुल सही है. हाइड्रोलिसिस से पहले हो क्या रहा होगा ना, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिल रहा होता है ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, कुछ इस तरह से. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें से, option number 3, both statement 1 and 2 are correct. Now moving on to next question, it is from 28 Jan shift 1. So the question goes like, consider the following reaction sequence of reactions. Okay, so हमारे पास या क्लोरोबेंजीन है, पहले इसकी रिएक्शन हमने कराई है Mg के साथ. चलिए हम एक एक करके इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं. तो पहले है हमारे पास क्लोरोबेंजीन कुछ इस तरह से. ऑलराइट, अब हमने पहले इसकी रिएक्शन करा दी है Mg की इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये हमें RMgX जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो फॉर्म करके दे देगा कुछ इस तरह से. यहाँ हमारे पास Mg लग गया और ये Cl हो गया. ओके, देन इसके बाद हमने रिएक्शन कराई है CO2H3O से. ओके, सो अब हमारी रिएक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन एसिडिक मीडियम. तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या ना, आपको जैसे पता है CO2 में, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ आ पाएगा आपको, क्योंकि यहाँ भी कुछ कार्बोनिल कंपाउंड जैसी ही सिमिलर सी रिएक्शन हमें देखने को मिल रही होती है. तो हमारा जो CO2 होता है ना, उसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज होता है. क्यों? काफ़ी अच्छा डेल पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उससे 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं. तो इसके ऊपर हमारे पास डेल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा होता है. तो देखिए उस केस में होता है क्या ना, हमारा जो फिनाइल है वो यहाँ नेगेटिव चार्ज ले लेता है R- और वो अटैक कर देता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पे ड्यू टू इट्स डेल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ हमारी जो ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड है वो इस तरह से पोलराइज हो जाती है. तो उसके बाद होता क्या है ना, हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनता हुआ दिख रहा होता है जिसमें ये हमारा कार्बन था, एक डबल बॉन्ड है. और सिंस देखिए यहाँ एसिडिक मीडियम था तो पहले यहाँ क्या बना होगा O-, फिर ये H ने जाके उसकी वैलेंसी जो है सेटिस्फाई कर दी. तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे फॉर्म कर लेगा बाय रिएक्टिंग विद C डबल बॉन्ड O. अब यहाँ हमने NH3 की रिएक्शन कराई है और साथ में लिया है हीट. तो जब हम NH3 की रिएक्शन कराएंगे और उसको हीट अप कर देंगे, साथ में हीट अप कर देंगे, तो हमें यहाँ अमाइड फॉर्म होते हुए दिख रहा होता है कुछ इस तरह से. जस्ट अ सेकेंड, ये हमारी बेंजीन रिंग थी और यहाँ हमारे पास अमाइड फॉर्म हो जाता है. नाउ आफ्टर फॉर्मिंग अमाइड, दिस इज आर ए. तो बेसिकली हमारा जो अमाइड है वो है हमारा ए. अब इसकी हमने रिएक्शन करा दी Br2NaOH से. अब अगर आपने रिएजेंट से आइडेंटिफाई कर लिया हो तो ये रिएक्शन है हमारी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हम Br2 ही लेते थे और साथ में लेते थे स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH. तो इस केस में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा होगा ना, एनिलीन. हॉफमैन ब्रोमामाइड का हम प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, जो हमारा ये वाला ग्रुप होता है कार्बोनिल वाला ग्रुप, इसे कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देते हैं और सिंपली यहाँ पे NH2 हम अटैच कर देते हैं. तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एनिलीन बन रहा है. अब आप देखिए हमारे 1 मोल क्लोरोबेंजीन से ही 1 मोल एनिलीन बन रहा है, तो मतलब जितना हम क्लोरोबेंजीन लेंगे उतना ही हमें एनिलीन बन के मिल रहा होगा. तब हमें आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 11.25 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन कितना मिलीग्राम प्रोड्यूस कर रहा होगा ऑफ प्रोडक्ट बी. एंड प्रोडक्ट बी क्या है हमारा, यहाँ पे प्रोडक्ट बी है एनिलीन. तो इस यहाँ हमें सिंपल सी स्टोइकियोमेट्री यूज करनी है. तो देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितने मोल क्लोरोबेंजीन है. तो सबसे पहले हमें दिया गया 11.25 मिलीग्राम. मिलीग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका हमारे पास वेट निकल के आ जाता है मोलर मास ऑफ क्लोरोबेंजीन 112.5 ग्राम. तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 10⁻². तो इतना मोल जो है हमारे पास हो जाएगा ये 1 टाइम 10 टाइम. ओके,
तो इतना मोल हमारे पास निकल के आ जाता है क्लोरोबेंजीन का। अब ये जो है हमारे पास ग्राम्स में, अगर हम यही इन मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट कर ले, तो मिली मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 एज इट इज बच जाएगा, और जो 10⁻³ था बचा हुआ, वो किस में यूज हो जाएगा, मिली मोल्स में। बेसिकली मोल्स को हमने कन्वर्ट कर दिया मिली मोल्स में। अब नेक्स्ट हमें करना क्या है, इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है। हमें किसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, प्रोडक्ट बी का। सो एनिलीन का मॉलिक्यूलर मास अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, इट इज 94 और यस इट इज 90। चलिए हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं एक बार। तो देखिए C6 एंड H7 एंड N, C6H7 N, तो C6 हो जाएगा हमारा 72, H7 हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा हमारे पास 14, तो ये निकल के आ जाता है 93। यस 93 इज करेक्ट मॉलिक्यूलर मास। तो सिंपली हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 93 इंटू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ आर क्लोरोबेंजीन कंज्यूम्ड, सो डेट इज -1, एंड यही हमें मिलीग्राम दे देगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 93। तो हमें आंसर हमारे रिपोर्ट क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर 93, बिकॉज 10⁻⁻1 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट दी PYQs ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 22nd Jan shift 1। सो द कंपाउंड्स विच गिव पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट। अब पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट जो है हमें सारे ही एल्डिहाइड या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी अल्कोहल वो दे देंगे, बट उस तरह के कंपाउंड नहीं दे पाएंगे जिनमें अल्फा एच की प्रेजेंस ना हो या जिनमें अल्फा एच एब्सेंट हो। तो उस तरह के कंपाउंड्स हमें फैलिंग टेस्ट नहीं देते। जैसे कि सबसे पहला ही हमारा जो कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड, इसके अंदर अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से ये कंपाउंड जो है हमें फैलिंग टेस्ट नहीं दे पाता है। अगर हम बी की बात करें तो ये हमारा कीटोन है नॉर्मल, तो ये भी हमें फैलिंग टेस्ट नहीं दे रहा होगा। अगर हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो देखिए यहाँ अल्फा हाइड्रोक्सी, ये जो अल्फा कार्बन है इस पे एक OH ग्रुप अटैच्ड है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इस वजह से जो सी वाला कंपाउंड है हमें वो फैलिंग टेस्ट पॉजिटिव शो कर देगा, और डी कंपाउंड भी हमें पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट दे देगा बिकॉज ये एक नॉर्मल एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। सिमिलरली ई कंपाउंड भी हमें फैलिंग टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा बिकॉज ये भी एक एलिफेटिक एल्डिहाइड ही कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज या CH2 से जो है हमारा एल्डिहाइड वाला ग्रुप अटैच्ड है। तो हमारे ऐसे ग्रुप्स या कंपाउंड जो positive failing test देंगे, these are C, D and E, and they are in option 2, so that would be our correct answer. Now moving on to next question. So our next question is of 23rd Jan shift 1. So what amount of bromine will be required to convert 2 gram of phenol into 2,4,6 tribromophenol? सबसे पहले हम फिनॉल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह का होता है हमारा फिनॉल। अब OH जो होता है ना हमारा हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो ये जो हमारी रिंग है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा हाई कर देता है। तो जब भी हम इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ, तो ये अपने आप ही तीनों पोजीशंस पे Br को अटैच कर लेता है कुछ इस तरह से। जब भी हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ या Br2 के साथ, तो इसके ऑर्थो और पैरा तीनों ही पोजीशंस पे जो है Br अटैच हो जाता है कुछ इस तरह से। और साथ में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ना वो मिलता है HBr। बेसिकली ये जो Br2 है ये Br प्लस और Br माइनस में टूट गया होगा, और उसके बाद Br प्लस तो सारे यहाँ कंज्यूम हो गए, तो बचे हुए Brs जो थे वो इस बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन से रिएक्ट करके HBr बना लेते हैं। अब यहाँ कितना कितना मोल Br2 और HBr बना होगा, तो देखिए यहाँ हमने 3 मोल Br2 यूज करा होगा और इससे हमें 3 मोल ही HBr मिला होगा और 1 मोल हमारा ये प्रोडक्ट मिला होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन, तो हमसे ब्रोमीन का अमाउंट पूछा गया है, विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम। तो हमें इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का सिर्फ 2 ग्राम गिवन है। तो देखिए जितना मोल ये सबस्ट्रेट हमने यूज करा है रिएक्शन में उसका 3 टाइम्स हमें ब्रोमीन यूज करना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो उससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके मोल्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिनॉल के मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई, इसको 2 ग्राम को डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास से, विच इज 94। ओके, तो ये निकल के आ गए हमारे पास मोल्स, निकल के आ गए हमारे पास मोल्स। अब फर्दर अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें ब्रोमीन का अमाउंट निकालना है। तो हमारे पास मोल्स आ गए, तो हम इन मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रोमीन के मोलर मास से। 2/94 इज आवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 से मिलकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं
बिकॉज 1 मोल ब्रोमीन के साथ 3 मोल ब्रोमीन एट रिएक्ट कर रहा है, तब जाके हमें हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है। सो हम यहाँ 3 मोल ब्रोमीन से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद ब्रोमीन का हमारे पास या मोलर मास हो जाएगा 160, बिकॉज एक ब्रोमीन का मास होता है 80। तो जब हम इसको इवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास 10.22 ग्राम फाइनल आंसर निकल के आ रहा होगा। हमारे So our correct option would be option number 4. So our next question is from 23rd Gen shift 2. Identify the products A and B respectively in the following reaction. तो हमें यहाँ एक रिएक्शन दी गई है। देखिए अभी आपने अगर रिएजेंट से पहचान लिया हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेटरी रिएक्शन होती है ऑफ आर फिनॉल। इसका नाम होता है डोज प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? डोज प्रोसेस। तो जब हम हमारे एराइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं विद NaOH एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमें यहाँ पे फिनॉल मिल रहा होता है एज आर प्रोडक्ट। और नेक्स्ट जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं किसी भी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जैसे हमने ले लिया Na2Cr2O7 या फिर हम ले लें K2Cr2O7, इसकी जगह अगर आपको K2Cr2O7 भी गिवन हो तो भी सेम ही रिएक्शन यहाँ पे कैरी आउट हो रही होती है और इससे हमें डायरेक्टली हाइड्रोक्विनोन बन के मिल जाता है। तो हाइड्रोक्विनोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। हाइड्रोक्विनोन बेसिकली हम फिनॉल से जब भी हाइड्रोक्विनोन फॉर्म करते हैं तो उसमें हम काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं इन अ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हाइड्रोक्विनोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सो ए वुड बी फिनॉल एंड बी वुड बी हाइड्रोक्विनोन, और ये है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। सो ऑप्शन 2 वुड बी आर करेक्ट आंसर। Now moving on to next question. Next question is from 23rd Gen shift 2. So given below are two statements. Statement 1 is the boiling points of alcohol and phenol increases with the increasing number of carbon atoms. तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जितने ज्यादा कार्बन होते हैं किसी भी अल्कोहल या फिनॉल में उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है ड्यू टू द इंक्रीज्ड मास। और स्टेटमेंट 2 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड सच एज ईथर्स एंड हेलोएल्केन्स। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि फिनॉल्स और अल्कोहल्स में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी ज्यादा देखने को मिलती है, उनका जो एक्सटेंट होता है वो काफी अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू ईथर एंड हेलोएल्केन्स। तो इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिकॉज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 29th Gen shift 1. तो यहाँ हमें कंपाउंड दिया गया है, पहले हमने यहाँ लिया है CrO3 इन एक्सेस। तो CrO3 होता है हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें ये क्वेश्चन यही सॉल्व करना पड़ेगा, आगे मैंने स्पेस छोड़ी नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरह का है। तो देखिए पहले हम CrO3 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं ना, तो CrO3 होता है हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल को तो एल्डी कीटोन तक ही कर पाता है ऑक्सीडाइज, बट जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है ये उसको ले जाएगा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो यहाँ हमारे पास इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है 1 डिग्री अल्कोहल का। देन नेक्स्ट यहाँ हमने लिया है ग्लाइसिन। अब देखिए ग्लाइसिन जो है ना ये यूज आता है टू सेव आर कार्बोनिल ग्रुप। अब ये सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन को ही सेव कर रहा होता है या प्रोटेक्ट कर रहा होता है ताकि वो फर्दर रिएक्शन ना करे। तो ये जो है हमारा कीटोन वो कुछ इस तरह से रिएक्शन कर लेगा और इस तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगा और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड इसी तरह इंटैक्ट रहेगा। देन फर्दर हमारा रिएक्शन कराई जा रही है विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो जब ये कराते तो होता क्या है ना, हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलता है हमारे एसिड का। अब हमने देखिए यहाँ पे इसको तो प्रोटेक्ट कर दिया तो ये तो फर्दर रिएक्शन करेगा नहीं, तो हमें यहाँ हमारे एसिड के साथ ही रिडक्शन कराना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ये रिंग सही से बन नहीं पा रही है। ओके सो ये हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ एक कीटोन बन जाएगा और CH3MgBr था तो यहाँ एक CH3 ही अटैच हुआ होगा और यहाँ ड्यू टू आर एसिडिक मीडियम
ये जो प्रोटेक्टेड कीटोन वाला ग्रुप था ये वापस से कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे NaBH4 लिया गया है तो NaBH4 वापस से जो है हमारी कीटोन को एक 2 डिग्री अल्कोहल में ही कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरह से। सो या वी आर बैक टू आवर 2 डिग्री अल्कोहल और ये इस वाले कीटोन को भी फर्दर रिड्यूस कर देगा इन अ 2 डिग्री अल्कोहल। तो हमारे पास ये दोनों ही ग्रुप्स यहाँ पे अल्कोहल बन जाएंगे। तो अब हमसे पूछा क्या गया है 0.1 मोल ऑफ कंपाउंड एस विल वे, तो हमसे इसका वेट पूछा गया है। तो देखिए इसका वेट अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 कार्बन एंड देन 6 7, सो यहाँ 7 कार्बन है हमारे पास, तो C7 हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 2 2 6 एंड देन यहाँ 1 1 होंगे, सो 6 एंड देन 7 8 9 एंड 10 11 एंड देन 14। तो जब हम इसका मास फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो इसका मास हमारे पास निकल के आ रहा होगा 130 130 जो है हमारे पास इसका मास निकल के आ जाएगा 130 ग्राम। और हमसे बट पूछा किसका गया है 0.1 मोल का। तो जब हम इसको 0.1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 0.1 मोल से जब हम इसे फर्दर मल्टीप्लाई कर देते तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा एस 13। सो 13 वुड बी आर करेक्ट आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is from 29 Gen shift 2. So which of the following with HBr will give a phenol? तो अब हमें यहाँ देखना है कि HBr से कौन सा रिएक्ट करने पे फिनॉल देगा। तो देखिए यहाँ तो रिएक्शन ये वाले ऑक्सीजन पे ही हो रही होगी, तो यहाँ से तो हमें फिनॉल बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो हमारी बॉन्ड कुछ इस तरह से पोलराइज हो रही होगी कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बने। क्यों? क्योंकि यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन काफी ज्यादा स्टेबलाइज होगा ड्यू टू बीइंग 3 डिग्री ऑन अ 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ H बनेगा तो यहाँ भी हमें फिनॉल नहीं अल्कोहल बनते हुए दिख रहा होगा, राइट। हमारा H यहाँ आके जुड़ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड पे हमें फिनॉल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड इस तरह से पोलराइज होगी। अब ऑक्सीजन पे तो कभी भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ नहीं सकता है। देखिए हमारे पास ऑक्सीजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से हमारी बॉन्ड पोलराइज होगी, तो हमारा CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ जो है हमारा H आके अटैच हो जाएगा। तो इस वजह से जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसी में हमें फिनॉल बनते हुए दिख रहा होगा। अगर हम फोर्थ ऑप्शन को भी आगे डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पे भी हमारे ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आ सकता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हमेशा CH3 पे आ रहा होगा। तो यहाँ अगर OH जुड़ेगा भी तो भी ये क्या दे रहा होगा हमें अल्कोहल बना के दे रहा होगा, ना कि फिनॉल। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। Now moving on to next question. So our next question is of 29 Gen shift 2. So in Claisen-Schmidt reaction to prepare dibenzene acetone from 5.3 gram of benzaldehyde, a total of 3.51 gram of product was obtained. The percentage yield in this reaction was. तो हमसे percentage yield पूछी गई है, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए Claisen-Schmidt reaction होती क्या है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लेते बेंजल्डिहाइड, जैसे कि उसमें मेंशन्ड है। तो सबसे पहले हम लेते 2 मोल बेंजल्डिहाइड, कुछ इस तरह से हम लेते हैं 2 मोल बेंजल्डिहाइड और उसके साथ हम लेते हैं कीटोन। और फर्दर जब ये रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस हमारा NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, कोई भी बल्कि बेस हो सकता है, राइट। तो जब हम स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में 2 मोल बेंजल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं इस तरह का, तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा होता है वो कुछ इस तरह का मिल रहा होता है कि ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग और अगेन ये हो गई हमारी एक और बेंजीन रिंग, और यहाँ बीच में हमारे पास एसीटोन ग्रुप होता है और यह होते हैं हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स। तो ये होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब हमसे दिया क्या गया है फ्रॉम 5.3 ग्राम ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो हमें ये सिर्फ 5.3 ग्राम ही दिया गया है और इसका मोलर मास हमारे पास होता है 106। बेंजल्डिहाइड का मोलर मास होता है हमारे पास 106। तो इसके कितने मोल्स हमें गिवन है क्वेश्चन में? 1/20 मोल्स गिवन है और इससे हमें प्रोडक्ट कितना मिल रहा है? 3.51 ग्राम मिल रहा है। 3.51 ग्राम हमें प्रोडक्ट मिल रहा है और इसका अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करें तो ये निकल के आ जाता है 234। तो इसे अगर हम फर्दर इवेल्युएट करते तो इसके मोल्स निकल के आ जाते हैं 0.01
5। तो ये है इसके मोल्स जो हमें एक्चुअली मिले हैं। अब मिलने कितने चाहिए थे थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास 2 मोल बेंजोल्डिहाइड है और उससे 1 मोल प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब कि इसका हाफ प्रोडक्ट मिलना चाहिए था। तो हमें थ्योरेटिकली इसके मिलने चाहिए थे कितने मोल्स, 1/40 मोल्स, बट हमें मिल कितने रहे 0.015। तो इसकी परसेंटेज यील्ड जो है वो कुछ हम इस तरह से निकाल सकते हैं। परसेंटेज यील्ड इसकी एक्सपेक्ट, अब हमने रिसीव यील्ड जो है वो है 0.015 मोल्स की, और एक्सपेक्ट हम कितनी कर रहे थे थ्योरेटिकली 1/40 मोल्स। तो बस इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है। अगर हमें सिर्फ यील्ड निकालनी होती तो हम सिंपली इन दोनों का डिवीजन ले लेते। तो अगर हम इसे सॉल्व करते तो हमारे पास निकल के आता है 60% परसेंटेज यील्ड। सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी 60। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल द एंड। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो then do subscribe to the channel of Gaurav Roy, or you can also share this lecture with your friends who are looking to practice some PYQs in the last moments of their preparation. And thank you.